जब पठान मूवी रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर, हाउसफुल, मैं बताऊं, और not only on first day but for that entire week after it got released, for 10 days it was हाउसफुल। और जो भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उनको रेगुलराइज करके उसमें से रेवेन्यू कमाया जाएगा। अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है। इसका मतलब कुछ दिन पहले वो आर्मी के साथ थे, इंडिया के साथ थे, तिरंगा उठाते थे, वो कह भी रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम एक जमाने में तिरंगा उठाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर पर। कश्मीर में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम वहां पर काफी सरगर्मियां देख रहे हैं। चाहे कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभियान है, जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन और इंक्रोचमेंट के खिलाफ है, और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आप सबकी जानी पहचानी याना मीर, जिनको आप लगातार सुनते रहते हैं अलग अलग चैनल्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। याना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबको, आपके सारे व्यूअर्स को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच याना, आज आप आई हमारे शो पर और एक अहम मुद्दा जो कश्मीर से जुड़ा है उस पर बात करने के लिए आपने समय निकाला। याना, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभियान है, जो एक ड्राइव है उनकी इलीगल इंक्रोचमेंट और ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर जो इस तरह की इनफैक्ट जो कुछ बड़े लीडर्स हैं और इस तरह के लोग हैं, उन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से उन प्रॉपर्टीज को कब्जाया हुआ था, लैंड्स को, उनके खिलाफ जो पूरा ये अभियान चल रहा है, उसके बारे में आपने जानना चाहती हूँ। रोशनी एक्ट के अंडर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आखिर ये है क्या, किस तरह से रेगुलर है इसमें? So it's something like रोशनी एक्ट was started because ये बोला गया था कि जो भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उनको रेगुलराइज करके उसमें से रेवेन्यू कमाया जाएगा, और रेवेन्यू कमा के उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीजों को फंड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि गरीबों से वो रेगुलराइज लैंड सस्ते रेट्स में अमीर लोग उठा रहे थे। यू नो, पूरी जो जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट अलाउड इट टू गेट रेगुलराइज फॉर द पुअर पीपल, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो, मतलब लुक एट, उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया लैंड एक्वायर करने के लिए। गरीबों से सस्ते दामों में वो लैंड उठा रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर देमसेल्व्स, गरीब क्या कर रहे थे, वो अमीरों को बेच रहे थे सस्ते दामों में। तो जाहिर सी बात है, जो अमीर मार्केट वैल्यू पे लैंड अफोर्ड कर सकते थे, वो उस वैल्यू पे नहीं ले रहे थे, वो गवर्नमेंट की लैंड को सस्ते में उठा रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भाई जो स्टेट लैंड है वो स्टेट के लिए यूज होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू स्टेट को आना चाहिए। और उस रेवेन्यू से क्या करेंगे, लोगों के लिए ही तो स्कीमें आएंगी ना सामने। जो लोगों के लिए स्कीम्स हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, जिसके तहत गोल्डन कार्ड दिए जा रहे हो, जम्मू कश्मीर का तो में तो हर एक सिटीजन को गोल्डन कार्ड मिलता है, नॉट जस्ट दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इतने अच्छे अच्छे, देयर इज उज्ज्वला स्कीम औरतों के लिए, देयर इज स्किल इंडिया, देयर इज मिशन यूथ, इतने सारे गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं, ये कहाँ से फंड होंगी? अगर अगर गवर्नमेंट की जो भी एसेट्स हैं उसके ऊपर अगर कब्जा कर लिया जाए, जस्ट बिकॉज कोई जगह जो है पिछले कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट में रही है, तो इसकी वजह से जो है एक तरह की अफरा तफरी होती है, एक तरह की वो कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर में इट इज वेरी एम्बिग्यूअस। एंड जाहिर सी बात है, यस, इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो जिनका दहशतगर्दी या लैंड ग्रैबिंग से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब उन्होंने कोई लैंड खरीदी उस टाइम, मतलब ये गवर्नमेंट तो अभी आई है, यूटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन 30-40 साल पहले किसी ने लैंड खरीदी और वहां पर पटवारी ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने कह दिया कि भाई ठीक है, आपको एनओसी मिल गया, ये अब आपकी मिल्कियत हो गई। अब उन्होंने पेपर वर्क सारा अच्छे से किया, और उन सारा पेपर वर्क उनके नाम पे है, मिल्कियत उनके नाम पे है। आज 40 साल बाद गवर्नमेंट आकर बोलती है कि ये घास चराई है या फिर ये स्टेट लैंड है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, एनक्रोच कर देती है। आपने एनक्रोच किया तो बुलडोज कर देती है लैंड को। आप बताइए, जो इनोसेंट लोग हैं अब ये सफर हो रहे हैं इसके पीछे।
तो जी, यहाँ पे जो आपने सुना होगा, जो लोगों का ऑब्जेक्शन है बुलडोजिंग को लेके, वो इसलिए है बिकॉज उनमें से कई सारे ये कह रहे हैं कि भाई हमें नोटिस ही नहीं मिले कि यहाँ पर एविक्शन ड्राइव होने वाला है, ऐसे ही बस बुलडोजर लाया और चला दिया। दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिनसे जेसीबी वाले क्या कर रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे ब्राइब्स ले रहे हैं, और गरीबों, अब उनको एक डेडलाइन होता है ना कि भाई शाम तक इतनी लैंड आपको रिट्रीव करनी है बुलडोज करके, तो ये गरीबों की लैंड पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो इस तरह की बिना ऑर्डर के, बिना शो ऑर्डर के, तो इस तरह की चीजें कुछ हो रही हैं। अगेन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, मतलब इन द सेंस की जहां पे चलाना चाहिए बुलडोजर वहां नहीं चल रहा, गरीबों की लैंड को टारगेट किया जा रहा है, और उन लोगों की लैंड को टारगेट किया जा रहा है जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मिल्कियत के कागजात हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हो रही है। बुलडोजर ठीक है, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बिकॉज एक रेड फ्लैग उठ चुका है सीएजी की तरफ से, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है, ये हाईकोर्ट का डिसीजन है कि भाई स्टेट लैंड को रिट्रीव करो, उससे रेवेन्यू निकालो और उससे जो है लोगों का भला होगा, लेकिन इस चीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वो मैं बताने की कोशिश करूँ। तो इस जी। वजह से आपको दिख रहा है कि लोग जो है वो नाराज हैं इस डिसीजन से। अच्छा याना, मैं एक आपसे ये बात समझना चाहती हूँ कि जब से आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद से जो भारतीय सरकार है उन्होंने, और जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको, या भारत का कोई भी जो सिटीजन है उसको अलाउ किया कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वो जम्मू एंड कश्मीर में खरीद सकते हैं। तो उसके बाद से ये जो बड़ा कदम रहा, इसके बाद से कश्मीर में कितना बदलाव आया, कितना रेवेन्यू, या बिजनेस की बात करें, या फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी का दूसरे भारत के साथ ओवरऑल कितना आप देखते हैं पूरा इंटीग्रेशन या फिर बिजनेस और। इंटीग्रेशन पूरी तरह से हुआ है, ठीक है, हर हम्म, जगह आपको तिरंगा दिखेगा, चाहे वो सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्कूल्स कॉलेजेस हो, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट हो, उसकी बिल्डिंग पे एसएमसी हो, कुछ भी हो, उसकी बिल्डिंग पे आपको तिरंगा दिखेगा, हर घर तिरंगा। ये तो यहाँ पर हो गया है, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। रेवेन्यू हम्म, की आप बात, रेवेन्यू अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कहूंगी कि कुछ खास हुआ है, हालांकि गवर्नमेंट की ये नियत है कि हो। और मैं बताऊं कि एब्रोगेशन के बाद 456 एमओयू साइन हुए हैं, मैं 2021 की बात करें, अ, उसकी वर्थ वैल्यू है 1,23,000 करोड़ की वर्थ एमओयू साइन हुई है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लोगों ने मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो प्रॉमिस हुए थे वो आए नहीं अभी तक। अब आप देखिए, कुछ 28,000 करोड़ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए सैंक्शन हुए थे, वो भी कुछ खास हुआ नहीं, वहां पे इंडस्ट्रीज तो आई ही नहीं अभी तक। तो इनफैक्ट जो जहां तक मैंने सुना है, बहुत सारा जो फंड सैंक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर के लिए वो वापस भेज दिया गया, क्योंकि उस पर काम शुरू हुआ ही नहीं। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एक दो शुरू हुए हैं, उसके अलावा जो चिनाब वैली पे ब्रिज बन रहा है वो बन रहा है, उसके अलावा चिनाब रिवर पे जो रेलवे ब्रिज बन रहा है वो बन रहा है। इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया बाय द वे, रेलवे ब्रिज। तो वो इट्स अंडर वे। अपना जो लद्दाख से कनेक्ट करता है जो ब्रिज, जोजिला पास हम्म, टनल जो कनेक्ट करता है, वो दैट्स अंडर वे, यस वो, लेकिन वो 2-3 साल से वैसे ही चल रहा था। सो हम्म, दैट इज अंडर वे, दीज बिग प्रोजेक्ट्स आर अंडर वे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो जिस तरह की चीजें प्रॉमिस की गई थी ऑन ग्राउंड, जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह, वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग आ ही नहीं रहे इन्वेस्ट करने के लिए। और इसका रीजन ये है कि आपने सतपाल मिस्टल के बारे में सुना होगा। बाहर से अगर कोई भी हम बिजनेस करना चाहे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए जनरेट करना चाहे, अनफॉर्चुनेटली वो टेरर अटैक्स का विक्टिम बन जाता है। जैसे सतपाल मिस्टल जी, ही वॉज अ ज्वेलर, ही वॉज हम्म, फ्रॉम पंजाब ओरिजिनली, लेकिन आप सोचिए 50 साल से वो रह रहे थे कश्मीर में, 2021 में उनको मार दिया गया टारगेट करके, ठीक है, हम्म, टारगेटेड अटैक। और एक तंजीम है, दहशत गर्दाना तंजीम, जिसने उनका अटैक क्लेम किया, उनकी मौत का अटैक। कहते हैं कि बाहर से कोई भी आकर अगर यहाँ पे बिजनेस करना की कोशिश करे या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब जब इस तरह के अटैक आज भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है हम्म, कि राहुल भट्ट, उसको कैसे अटैक किया, जो कश्मीरी पंडित, चलो कश्मीरी पंडित का तो अपना घर है ना, जब वो वापस आते हैं कश्मीर नौकरी करने के लिए, उन पर तक अटैक किया जाता है कि भाई बाहर से हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे हमारे जॉब्स लेने से, हम वो नहीं ले सकते हमारे जॉब्स, वो हमारी लैंड पे घर हम्म, कब्जा नहीं कर सकते, उनको लगता है कि कब्जा हो रहा है।
वो हमारी लैंड पे बिजनेस नहीं शुरू या कर ना सकते। ये जब तो आप बात कर रही हैं उन दहशतगर्द तंजीमों की, लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी इसी तरह की भाषा बोलते नज़र आते हैं कि हम किसी को भी किसी कीमत पे यहाँ नहीं काम करने देंगे, यहाँ नहीं आने देंगे, और कुछ सरकार यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहती है, तो इस तरह की यही तो बातें होती प्रॉब्लम, पॉलिटिशियंस चीजों को और गंदा कर देते हैं, दे स्पॉइल थिंग्स, और जो लोगों की ऑलरेडी इनसिक्योरिटी है उसको और बढ़ाते हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, अब स्टेट लैंड क्यों रिट्रीव की जा रही है, ताकि उसमें से रेवेन्यू आए और लोगों को उसका फायदा हो, ठीक है। क्यों अमीर लोग सस्ते दामों में लैंड अपने पास रखें जबकि वो स्टेट लैंड है, क्यों हुँ, रखें। तो अब ये लोगों के लिए ही सोच के उनके भले के लिए किया जा रहा है। मगर महबूबा मुफ्ती क्या बोलती है, हाँ स्टेट लैंड इसलिए रिट्रीव कर रहे हैं ताकि बाहर वालों को सेटल करने के लिए कॉलोनीज बनाई जाए। तो अब जब वो इस तरह की चीजें, बिना सर पैर की चीजें बात करेंगी, तो जाहिर सी बात है लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। फिर जब दहशतगर्द इस तरह के अटैक्स करते हैं तो लोग कुछ बोलते नहीं, ये नहीं कि उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि उनको कंडेम करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी जैसे लोगों ने उनके दिमागों में ये भर के रखा है कि भाई यहाँ पे ऐसे हो रहा है, हमारे साथ अनफेयरनेस हो रही है, ताकि बाहर वालों को उसका लाभ मिले। तो ये चीज है, यू आर राइट। और हमेशा आप देखिए इतनी वाहियात स्टेटमेंट्स, इवन आप देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, जी, डॉक्टर बिल्कुल। फारूक अब्दुल्ला साहब, जब एक बेचारे जब कश्मीरी पंडित को मारा था शुपियन में, आसपास के हमसाए शॉक हो गए, कहते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप है सामने, इसके घर के सामने, यहाँ पे आर्मी कैंप है, यहाँ पे हर कुछ है, यहाँ पे कैसे मार गया। तो लोग शॉक्ड होके बैठे हैं कि ये तो कश्मीरी पंडित है, हमारा अपना था जिसको मारा गया। वहां से फिर उनका स्टेटमेंट आता है फारूक अब्दुल्ला साहब का कि देखिए भाई, जब तक 370 वापस नहीं दे देंगे इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कोई बात है हुँ, बोलने की? एक जी, पॉलिटिशियन को इस तरह से बात करनी चाहिए? एक पॉलिटिशियन को कंडेम करना चाहिए कि हमारे भाई को मारा गया, उल्टा उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी। तो मतलब मारने वाले को क्या लगेगा, उसको तो एनकरेजमेंट मिल जाएगी, प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं अब और बिल्कुल, मार सकता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन के हिसाब से तो ये सही हो रहा है। बिल्कुल। जी। अच्छा, याना हमने अभी अगर श्रीनगर की बात करें, तो श्रीनगर में मॉल, सिनेमा हॉल्स और सारी चीज़ें बिल्कुल एक भारत के किसी अन्य शहर की तरह बिल्कुल नज़र आती है। ज़िंदगी वहाँ पे काफ़ी बदलती हुई नज़र आ रही है। आप हम 2019 से अगर हम बात करें, तो उसके बाद से आम लोगों की ज़िंदगी के में कितना बदलाव आप देख रही हैं 2019 के बाद से? देखिए, पहले आपने सिनेमा हॉल्स और मॉल्स की बात की तो मैं उसकी बात कर लेती हूँ। हुँ, सिनेमा हॉल्स, आपको पता होगा 1989 में अल्लाह टाइगर्स नाम का एक तंजीम, दहशतगर्दानी तंजीम थी, जिसने जो है खयाम सिनेमा में विमेंस टॉयलेट में जाके 1989 में विमेंस टॉयलेट में बॉम्ब रखा, वो फट गया। तब से लोगों के दिलों में डर है। हालांकि मूवीज को लेके कश्मीरियों को कश्मीरीज बहुत शौकीन है मूवीज को लेके, लेकिन वो एक डर बैठ गया। फिर उसके बाद आपको पता होगा 15 के 15 एक और था लाल चौक पे, आई थिंक कश्मीर टॉकीज, हुँ, अराउंड दैट टाइम ओनली, 1-2 साल बाद उसको भी जला दिया गया। तो ठीक है, तो एट द सेम टाइम ये भी बोला गया कि इसी तंजीम ने ये भी ऐलान कर दिया कि यहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई सैलून्स, यहाँ पे कोई बार वाले रेस्टोरेंट्स जो अल्कोहल सर्व करते हैं वो नहीं होने चाहिए। वैसे तो हमारी कश्मीर मुस्लिम सोसाइटी में अल्कोहल नहीं पीता कोई, लेकिन टूरिस्ट के लिए रखा था कुछ होटल्स में, वो सारे कुछ बंद करवा दिए। तो इन्होंने पूरा मतलब एक अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की थी वहां। और जिस जाहिर सी बात है सिनेमा हॉल्स पहला अटैक में आ गए, और उसकी वजह से इन दो थिएटर्स की जलने की वजह से जो है सारे के सारे 15 सिनेमा हॉल्स जो थे कश्मीर में वो बंद हो गए। बाय 1993 सारे बंद हो गए। आप सोचे 1993 से 2022 तक एक पूरा जनरेशन बड़ा हो गया बिना मूवीज देखे, बिना सिनेमा हॉल में गए। और बाकी की इंडिया के लिए इतनी कॉमन चीज है, चलो क्या कर रहे हैं आज फ्री है, चलो एक पिक्चर देख के आते हैं। लेकिन वहां पे वो चीज, हालांकि उनको शौक है, वो बेचारे पहले तो वीसीआर, उसके बाद वीसीडीज ला ला के, उसके बाद फेसबुक वगैरह पे मूवीज डाउनलोड करके, आधी मूवी यहाँ से आधी यूट्यूब पे, तो फुल मूवी आती भी नहीं, ये बेचारे ऐसे देखा करते थे। इनको और कोई चारा ही नहीं था, दे हैड नो ऑप्शन। तो देखिए ना, एक पूरा पूरा जनरेशन ऐसे खत्म हो गया विदाउट सीइंग मूवीज। और आज आप देखिए फिर सडनली 2022 में धर साहब की फैमिली, दे आल्सो ओन डीपीएस इन हुँ, श्रीनगर, उनकी फैमिली ने फिर आइनॉक्स का उनको वो एक, वो कहते हैं ना, एक हिम्मत सी मिली कि वी कैन गेट इनटू दिस बिजनेस। उन्होंने वो पहल की, आइनॉक्स शुरू किया। लेकिन फिर भी मैं बोल दूं, जब उनका पहला शो हुआ था ओनली 23 पीपल केम टू वॉच इट। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ सिनेमा हॉल आफ्टर 30 years इन कश्मीर, ओनली 23 पीपल। क्यों? लोगों को डर था हम अंदर बैठे होंगे, बाहर कोई जला के ना चला जाए सिनेमा हॉल को, जिस तरह पहले हुआ था।
वो डर ओवरकम करने के लिए पठान मूवी ने हेल्प किया। जब पठान मूवी रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर, हाउसफुल, मैं बताऊं, और not only on first day but for that entire week after it got released, for 10 days it was houseful। और मैं खुद गई थी और मुझे इतना अच्छा लगता, फर्स्ट टाइम इन कश्मीर, आई एम इन थिएटर, आई एम वाचिंग सिनेमा इन अ थिएटर, एंड वो फीलिंग वाज सो ओवरवेलमिंग, अंबर। और जिस तरह से कश्मीरी भाई बहन सलमान खान को देख के सीटियां मार रहे हैं, शाहरुख खान को देख के सीटियां मार रहे हैं, मैं सोच रही हूँ देखो वो जमाना चला गया जब बुरहान वानी को हीरो मानते थे, आज देखो शाहरुख, सलमान, वरुण धवन को हीरो मानते हैं लोग। सो आई एम सो हैप्पी टू सी दिस चेंज। और दूसरा, फिर आपने आई थिंक इस क्वेश्चन का दूसरा भी कुछ सवाल आपने पूछा, ये था कि चेंजेस। आम लोगों की जिंदगी में बदलाव 2019 के बाद से क्या देख रही हैं आप? आम लोगों की जिंदगी में ये बदलाव हुआ कि आम लोग जो हैं, मतलब दे फील सेफर नाउ टू मूव अराउंड। पहले हर एक चीज पे नजर होती थी कि भाई किसी लेडी की दुपट्टे में से बाल तो नहीं दिख रहे हैं, कोई ये तो नहीं, वो अब वो वाली फीलिंग नहीं है। पीपल आर फ्री टू मूव अबाउट, विमेन आर मोर फ्री। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि दे कुड नॉट मैरी आउटसाइड कश्मीर, बिकॉज इफ दे मैरी एनी नॉन कश्मीरी, तो जो उनको लीगली कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलती फिर, दे कुड नॉट इनहेरिट एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो अब वैसा नहीं है। Even their spouse, their children can get a domicile certificate, so they have equal rights as compared to men। दूसरा, वाल्मीकि समाज और ऐसे कई लोग जिनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, उनको भी अभी राइट्स मिल रहे हैं, वोटिंग राइट्स कह लीजिए, राइट्स टू जॉब्स, राइट्स टू फर्दर एजुकेशन, वो सारा कुछ मिल रहा है उनको। जी। तीसरा, आप देखिए पहाड़ी तबका, गुज्जर तबका, अब सारों को, अब अमित शाह जी लास्ट टाइम जब आए थे, उन्होंने अपनी रैली में ऐलान किया और फिर वो कर भी दिया कि जो ऐसी स्टेटस दे दिया पहाड़ियों को, तो क्या हो गया कि सारों को अब वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं एससी होने की। तो ऐसी जी। बहुत सारी चीजें हैं, चेंजेस हैं। इनफैक्ट देयर आर 108 सच सिटीजन फ्रेंडली लॉज। जैसे सीनियर सिटीजन को पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, अब है। राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं था औरतों के लिए, अब है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा 108 सिटीजन हम्म। फ्रेंडली लॉज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो बाकी इंडिया में पहले से इम्प्लीमेंट हो चुके थे लेकिन कश्मीर में नहीं हो पा रहे थे हम्म। बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। और सबसे हम्म। बड़ी चीज, आर्टिकल 370 की वजह से, देखिए क्या होता है, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेंटर से आने वाले फंड्स को उसको ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी होती है कि उस फंड्स का उसने किया क्या। लेकिन अच्छा। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर के सीएम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं सेंटर से आने वाले फंड्स दरअसल कहाँ जा रहे हैं। कश्मीर अगर इतना पिछड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स डेवलपमेंट वाइज, आप सोच सकती हैं कि वो 2019 से पहले वो सारे फंड जो सेंटर से आते थे वो दरअसल किसकी तिजोरियों में जा रहे थे। तो ये बिल्कुल, चीज। बिल्कुल। अच्छा याना 26 जनवरी का जो जश्न पूरे भारत में मनाया जाता है और हमने देखा कि कश्मीर घाटी में 26 जनवरी का जश्न मनाते हुए लोगों को पूरे भारत ने देखा, ट्राई कलर उनके हाथों में झंडे नज़र आए, यहाँ तक कि साउथ कश्मीर के उन इलाकों में भी शोपियाँ जैसा इलाका जहाँ पर टेररिज़्म इतना ज़्यादा नज़र आता था, वहाँ पर भी ये सारे हमें सेलिब्रेशन देखने के लिए नज़र आया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो बदलाव है, आप इसको परमानेंट देखती हैं कि अब ये बदलाव जो आ गया है लोगों में या रिवाइवल कहें कि आप इसको परमानेंट देखते हैं? आई वुड होप दैट इट्स परमानेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो अंबर, क्या होता है, कश्मीर हुँ। में कोई चीज परमानेंट रहती नहीं है, अभी तक तो ऐसे ही लगता है। कोई भी हुँ। चीज परमानेंट नहीं। आज कोई इस पार्टी में है तो कल दूसरी पार्टी में चला जाता है। आज अगर एक आर्मी ऑफिसर है तो 2 साल बाद वो ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस वाले भी इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जो अब देखो, अगर एक किसी बंदे ने या एक, आप कह लो एक लॉबी ने अगर काम किया चीजों को ठीक करने के लिए, फिर जब वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनकी जगह पे दूसरी लॉबी आ जाती है। अब वो उस चीज को ठीक से हैंडल कर पाते हैं या नहीं, या फिर उनके हाथ से चीजें निकल जाती हैं, वी कैन नेवर से। दैट इज द रीजन कश्मीर इतना वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ट्रांसफर ऑफ ओपिनियन एंड ट्रांसफर ऑफ पोजिशन होता रहता है हर बार। सो आई हुँ। कांट से, लेकिन इस वक्त जो करंट जनरेशन है वो तो ऐसे ही लगता है कि दे आर विद द कंट्री। बिकॉज रिसेंटली एक 3-4 कोई लोग सामने आए थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनके नाम मुझे याद नहीं। दे लुक लाइक रोग्स फ्रॉम सम, मतलब क्रिमिनल टाइप के लग रहे थे। कह रहे थे कि भाई आर्मी ने हमें पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आर्मी ने हमें हेल्प किया पॉलिटिकल पार्टी बनने में, लेकिन अब हम आजादी चाहते हैं। तो
क्योंकि हमने करीब से देख लिया कि आर्मी कितनी बुरी है और इंडियन पॉलिसीज कितनी बुरी है। अब हम आजादी के लिए लड़ेंगे। अब देखिए, अगर वो कह भी रहे हैं कि आर्मी ने हमें हेल्प किया पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, इसका क्या मतलब है कि कुछ दिन पहले वो आर्मी के साथ थे। अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है, इसका मतलब कुछ दिन पहले वो आर्मी के साथ थे, इंडिया के साथ थे, तिरंगा उठाते थे। वो कह भी रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम एक जमाने में तिरंगा उठाते थे। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही आर्मी वालों का ट्रांसफर तो होता रहता है ना हर 2 साल में, शायद जिस आर्मी वाले ने उनको प्रोत्साहित किया होगा कि तुम लोग में लीडरशिप क्वालिटीज है, तुम क्राइम की दुनिया छोड़ के तुम लोग पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बनते, जिसने उनको एनकरेज भी किया होगा, वो शायद हो गया ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर हो गया तो इनको लग रहा है कि कोई है नहीं अब हमें पूछने वाला, तो चलो अब हम उल्टी बात करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, पहले बोलती थी, पहले तो राजनाथ सिंह के साथ बैठ के बोलती थी कि मतलब कोसती थी टेररिस्ट को। फिर उसके बाद टेररिस्ट जैसे ही फिर बीजेपी ने साथ छोड़ दिया पीडीपी का, फिर कहती है कि बुरहान वानी असली मुजाहिद है, मैं मुजाहिदों के साथ हूँ, पीडीपी मुजाहिदों की पार्टी है। बदलती रहती है, फिर बोलती है कि अगर 370 हट गया तो मैं इलेक्शंस बॉयकॉट कर दूंगी और यहाँ कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। लेकिन फिर जब डीडीसी इलेक्शंस हुए तो बड़े अच्छे से ये लोग इलेक्शंस में शामिल हो गए, चाहे ये हो या एनसी के लीडर हो, अच्छे से शामिल हो गए, तिरंगा भी उठाते हैं। इनफैक्ट अपनी ऑफिस में तिरंगा भी लहराते हैं जब इंडिपेंडेंस डे के दिन या रिपब्लिक डे के दिन। तो मतलब दोगलापन देखो ना, यहाँ पे दोगलापन इतना सारा है कि कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन किस तरफ कब हो जाएगा। फिलहाल जी। तो ऐसे लग रहा है एवरीथिंग इज नेशनलिस्ट, बट अब वो वेव, एंड खुदा ये अभी मैं वो खुदा से यही कॉमन है। दुआ करूंगी, हाँ हुँ। ये वेव बरकरार रहे। जी। अच्छा याना मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि हमने हाल ही में देखा कि हुर्रियत का दफ्तर को सील किया गया श्रीनगर में एनआईए के द्वारा यूएपीए के अंडर। सवाल मेरा ये है क्या क्या आपको लगता है कि हुर्रियत एक डेड पार्टी बन के रह गई है और जो उसके लीडर हैं जैसे मीर वाइज, उमर फारूक ये लोग सिर्फ़ एक दिखावे के लिए रह गए हैं, आप सिर्फ़ एक रिवायती अपने वही काम करेंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं? देखिए, अब वही मैं बात करती हूँ ना, गिलानी साहब तो ठीक है अपनी बात पे अटके रहे हमेशा, हुँ, मगर आप मिरवाइज की भी बात कर लें, उनका भी क्या है, पहले बोलते थे उनके जो फादर थे, उनके हुँ, अब्बा हुजूर जो थे, पहले मिरवाइज साहब के अब्बा हुजूर कहते थे कि फारूक फारूक मिरवैस शायद उनका नाम था ना, हुँ, मिरवैस फारूक। हुँ, वो कहते थे कि पहले तो पाकिस्तान का साथ दिया, फिर कहा कि नहीं पाकिस्तान ठीक नहीं है, कश्मीर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर उस चक्कर में क्या है कि पाकिस्तान ने अपना बदला लेने के लिए अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। उन पर एक टेररिस्ट तंजीम ने अटैक कर दिया, वो मारे गए। तो ऐसे बिकॉज़ उनके ख़्याल, ये हमारे यहाँ क्या होता है कि ख़्याल इतने बार-बार बदलते हैं तो उसकी वज़ह से हम खुद भी शिकार हो जाते हैं। और रहा सवाल आपका कि हुर्रियत की बात, तो आप देखिए हुर्रियत एक्चुअली हमें कब पता चला कि हुर्रियत की इम्पोर्टेंस खत्म हो चुकी है? जब इंतकाल हुआ था एसएएस गिलानी साहब का, सैयद अली शाह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस ने ब्लॉकेड्स करके रखे थे क्योंकि पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत सारे लोग उनके जनाजे में आएँगे, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग आएँगे। तो उन्होंने रोड ब्लॉक्स किए थे ताकि गाड़ियाँ-वाड़ियाँ वहाँ से पास नहीं हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि लोग वेरी आ सकें उनके जनाजे पे। लेकिन हुँ, कोई आया ही नहीं। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, सोरा एक नेबरहुड है श्रीनगर में, जहाँ से वो ओरिजिनली बिलॉन्ग करते थे। हुँ, वहाँ की मस्जिदों में ऐलान भी हुए कि इनके जनाजे में आना है ये वो, फिर भी कोई नहीं आया बाहर, कोई आया ही नहीं। आप ये देखिए कि चलिए हुर्रियत तो छोड़िए, जो ये गवर्नमेंट्स थी, पीडीपी की या एनसी की, जब 370 एब्रोगेट हुआ था, इनको जब डिटेन किया था, इनको हुँ। डिटेंशन से निकलवाओ ये कहने के लिए भी कोई प्रोटेस्ट करने रोड पे नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं इन सारों की इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस एक्चुअली खत्म हो चुकी है। आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी मरकजी गवर्नमेंट से कि ठीक है भाई हम यूटी हैं, लेकिन जो हमारे हुकूक हैं वो हमें दीजिए। मगर इन लोगों से कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, चाहे आप हुर्रियत बोलो या आप ये पुरानी गवर्नमेंट्स बोलो, इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आज की तारीख में कि ये हमारे लिए कुछ करेगी। जी। या ना एक सवाल मेरा आपसे है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमने अभी हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में देखा, उसका अंत जाकर कश्मीर में श्रीनगर में हुआ और हम्म। लाल चौक पर तिरंगा भी लहराते हुए हमने राहुल गांधी को देखा, उसके बाद गुलमर्ग में स्कीइंग करते हुए भी देखा गया। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और जो और ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनको
प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कश्मीर में सामान्य हालात करने के लिए, या जो अभी हमें कश्मीर नज़र आता है, हालात बेहतर नज़र आते हैं बोलना कंपैरेटिवली? चाहिए उनको थैंक यू मोदी जी को और उनकी विजन को, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 सालों से। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग तो जीरो हो गई, टेरर अटैक्स भी जो सिविलियंस पे होते थे वो भी ऑलमोस्ट 62% कम हो गए। मतलब वंडरफुल कंट्रीब्यूशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, और जिसकी वजह से आप देखिए कि टूरिज्म भी जितना फुटफॉल पिछले साल हुआ, 1.5 करोड़ टूरिस्ट, आप सोचिए इतना फुटफॉल कभी भी कश्मीर ने नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में। तो ये सब अगर हुआ तो इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए ना, क्योंकि राहुल गांधी को एक चीज समझनी चाहिए, नेशनल पार्टी, इंडिया की कोई नेशनल पार्टी इस तरह चल के आराम से आ रही है कश्मीर में विदाउट एनी फियर, और लाल चौक तक पहुंच गई और तिरंगा भी लगा दिया। ये पहले नामुमकिन था। आपको पता है पिछली बार जब 2013 में मनमोहन सिंह यहाँ आना चाहते थे और शायद आए भी, उनके आने से एक रात पहले जब पता चला ना वैली में लोगों को कि इंडिया से इंडिया का वजीर आला आ रहा है, क्या हुआ? 6 लोग ओवरनाइट, 6 सिविलियंस को मारा गया, उसके बाद 7 सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया। इट वॉज रिबेल कि भाई हम नहीं चाहते इंडिया को, मत आओ यहाँ पर, आप वेलकम नहीं हो। ये बताने के लिए इस बगावत में 13 लोगों की मौत ओवरनाइट हो गई जब मनमोहन सिंह आने वाले थे। ये हवाल था। वहां से आज ये आराम से आ रहे हैं चल के, भाई बनिहाल टनल क्रॉस करके चल के आ रहे हैं, वहां से ऐसी ऐसी एरियाज से वो पास हुए, टेंट में रहे, क्या क्या किया। उनको कोई भी मसला हुआ सिक्योरिटी का लेके, या अगर उन्होंने, और लोगों की भीड़ आप देखिए जो उनके साथ थी, व्हाट डज दैट से। देखिए उनके इस प्रयास को मैं आई अप्रिशिएट। मैं नहीं कहती कि ही गुड इनफ टू रूल द कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता उनमें वो कैपेसिटी। लेकिन जो उनकी ये एक जो ये यात्रा थी, जो एक कोशिश थी भारत को जोड़ने के लिए, आई इनिशिएटिव अप्रिशिएट जो उनका रहा। आई अप्रिशिएट एज अ नेशनलिस्ट इंडियन। लेकिन आज जो वो बदलाव देख रहे हैं फ्रॉम दैट 2013 और आज में जो बदलाव है, वो किसकी वजह से हो, किसके विजन की वजह से हो? जिसकी विजन की वजह से हुआ उनको कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक वो कभी बोलेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। इनफैक्ट वो तो कश्मीर में और ही तरह का वो जो पुराना घिसा-पिटा नैरेटिव है, उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि कश्मीर हो या हम पूरे भारत की बात करें, अब ये एक बदला हुआ भारत है, अपने अधिकारों के बारे में जानता है, अपनी बेहतरी के बारे में ये पूरा भारत जानता है, और मुझे लगता है कि अब कोई यू टर्न यहाँ से नज़र नहीं आता, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से भारत आगे बढ़ता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद याना, आप चर्चा में जुड़ी और आपने सभी सवालों पर बहुत खुलकर बात की, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हम इसी तरह की मीनिंगफुल तथ्यात्मक चर्चाएँ करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।